वेलकम टू द रोहित नारंग शो। थैंक यू। और अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं डॉक्टर मारिया परवेज़ हूँ और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मेरा क्लिनिक है नोएडा में, तो लश आयुर्वेदा होलिस्टिक हीलिंग सेंटर के नाम से। मैं इसी फील्ड में 7 ईयर्स से हूँ और एक डाइटिशियन और एक मेडिकल कैनविस प्रैक्टिशनर भी हूँ। साथ में मैं गट ब्रेन कनेक्शन पे ज़्यादा वर्क करती हूँ, माइंड बॉडी सोल पे ज़्यादा वर्क करते हैं हम लोग। और मेरी स्पेशलाइजेशन मेंटल डिसऑर्डर्स और गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। ओके ओके। सो एज आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो आयुर्वेदा बेसिकली है क्या और ये शुरू कहाँ से हुआ? आयुर्वेदा एक लाइफ साइंस है। आयुर मीन्स होता है लाइफ और वेदा मतलब साइंस। सो ये बहुत ही पुरानी पद्धति है एक आयुर्वेदा, जो 5,000 6,000 साल से होती है। इनफैक्ट पुरानी भी हो सकती है, ऐसे कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, क्योंकि अथर्ववेदा में आया है इसका नाम। तो वेदा उस टाइम के बहुत पुराने थे, तो उस टाइम का आयुर्वेदा है। और साथ में बाकी भगवान धन्वंतरी ने भी आयुर्वेदा के बारे में मेंशन किया है। तो ये बहुत पुरानी साइंस है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ तो हमारी बहुत ही सालों से इंडिया में प्रेजेंट है और यूज़ होती जा रही हैं हर एक मेडिसिन से लिए। तो आयुर्वेदा का मेन गोल जो होता है, क्योंकि आयुर्वेदा एक लाइफ साइंस है, इट मीन्स उसका गोल है आपको हेल्दी रखना। तो इसका एक बहुत फेमस हमारा श्लोक है, स्वस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमंचा। मतलब क्या इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वस्य से स्वास्थ्य रक्षणम मतलब स्वस्थ के स्वस्थ जो इंसान है, वेलनेस वाला इंसान जो है, हेल्दी है, तो उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना। और साथ में आतुर से विकार प्रशमंचा मतलब कि आतुर जो सिख इंसान है, उसकी विकार मतलब जो मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल इशू प्रॉब्लम हो चुकी है बॉडी में, उसका प्रशमन करना मतलब उसको ठीक करना। अच्छा। तो मेन आयुर्वेदा का गोल है कि एक हेल्दी इंसान की वेलनेस को रखना सही, और साथ में है जो एक सिक इंसान है उसकी डिजीज़ को ठीक करना। तो ये दो मेन गोल्स हैं आयुर्वेदा में। आप दूसरे मॉडर्न में या फिर कोई और भी पैथीज में आप देखेंगे तो उनका मेन गोल होता है कि एक बीमार इंसान को ठीक रखना। अब हमारा मेन गोल आजकल के टाइम पे यही है कि हमें हेल्दी रहना है। क्यों? क्योंकि आजकल जिस टाइप के हम, स्पेशली हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो उस मेट्रो सिटीज़ में हम एक तो बहुत ज़्यादा प्रेजर्वेटिव कंज्यूम करते हैं, पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, और साथ में प्रेजर्वेटिव्स की बात हुई, पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, फ्रेश फूड नहीं होता है, जंक फूड खाया जा रहा है, और लाइफस्टाइल भी बहुत ही मतलब ख़राब है, एक एक्टिविटी वाली लाइफस्टाइल नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हर टाइप का स्ट्रेस है, मेंटल है स्ट्रेस और बॉडी का भी स्ट्रेस है। तो आइज़ का स्ट्रेस है, तो हम प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो जो हमारी बॉडी के सेंसेस से के मतलब के अगेंस्ट हुआ, ओवर सेंस का यूज़ करना या फिर मतलब अंडर सेंस का यूज़ करना, उसको प्रज्ञा अपराध कहा जाता है आयुर्वेदा में। तो मतलब अपनी बॉडी की एबिलिटी से ज़्यादा करना या जो उसको ज़रूरत है उससे कम करना। तो आयुर्वेदा मेरे ख्याल लॉन्गर टर्म्स के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि आप अगर आज उस ट्रीटमेंट को ले रहे हो तो वो आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करता है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आप अगर अपनी पहले से ही ध्यान रखेंगे, आप एटलीस्ट अवेयर है अपने बॉडी के बारे में। जब अवेयर होंगे अपनी बॉडी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि आपको हाँ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है आगे बड़ी, तो मैं पहले से ही उसके बारे में ध्यान रखूँगा। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को जानना। तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अपनी बॉडी के बारे में जानना, अवेयरनेस। जो हम आजकल बात करते हैं कि आपको अवेयर होना चाहिए, तो अवेयरनेस यही होती है कि अपने बारे में जानना, मेंटली, फिजिकली आपके क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं बॉडी में। तो इसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है एक प्रकृति का। तो प्रकृति अगर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल वात पित्त कफ के बारे में हम बहुत सुनते हैं, आजकल बहुत फेमस है वात पित्त कफ, सब बोलते हैं मैं वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो अबाउट वात पित्त एंड कफ, है ना। तो वात पित्त कफ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब दे कांट बी सीन। ऐसा कुछ नहीं है कि वात कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, पित्त एक पर्टिकुलर चीज़ है, कफ है। तो ये हमारी इन्वायरमेंट में भी है वात पित्त कफ, और हमारे अंदर भी है। तो इसकी बहुत डीप साइंस है। बट हाँ, जनरली अगर हम बात करें तो वात पित्त कफ एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर उसकी इम्बैलेंस हो गई तो इसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग होती हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वात पित्त कफ के बारे में अगर आपको पता है कि मेरी बॉडी टाइप ये है, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरी बॉडी इस टाइप की है, तो आप डेफिनेटली उसको, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके ऊपर जल्दी एक्शन ले सकते हो आयुर्वेदिक। वात पित्त एंड कफ। कफ, तो ये क्या तीन आयुर्वेदा के पैरामीटर्स हैं? ये क्या क्या चीज़ें हैं ये? सो हम ये नहीं कहेंगे कि आयुर्वेदा के पैरामीटर्स हैं। हाँ, ये एक आयुर्वेदा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो हमारी पूरी बॉडी है जिसमें आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से वर्णन है कि अलग अलग टाइप की धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी धातु हैं जो बॉडी की टिश्यूज़ हैं। साथ में वात पित्त कफ एक ह्यूमर है, ह्यूमर बोलते हैं कि एक एंटिटी है, हम बोलेंगे दिस कांट बी मेजर्ड। सो वात पित्त कफ बहुत सारी चीज़ों में है हमारी बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल अपर बॉडी में कहते हैं कि जो नॉर्मल हेल्दी इंसान है, तो अपर बॉडी मतलब जो आपके स्टर्नम से ऊपर वाला
पार्ट है, चेस्ट वाला एरिया है, उसमें कफा डिजीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस होता है, जैसे हम देखते हैं म्यूकस वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, गले की दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा, और ब्रेन फॉग और हैवीनेस रहती है बॉडी में, सर में हैवीनेस रहती है, तो कफा की वजह से होता है, जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल। और जो हमारा स्टमक, जो हमारा मतलब स्टमक ये स्टर्नम वाले पार्ट से नीचे वाला पार्ट है, तो इसमें पूरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, तो वो पित्त गवर्न करता है। तो अगर पित्त, क्योंकि पित्त जो है वो डाइजेशन पे वर्क करता है बेसिकली, और कफा हमने जो बात की वो बेसिकली म्यूकस ही कंसिस्टेंसी हम बोल सकते हैं, जो बॉडी के अंदर म्यूकस जिस जगह पे बन रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मतलब अनहेल्दी वे में म्यूकस निकल रहा है, जो आपको नॉर्मल म्यूकस, बिकॉज आपकी बॉडी को म्यूकस भी चाहिए ऑब्वियसली, आपको वाटर चाहिए, वाटर ही है कि कफा जो है वो वाटर से बना है, अर्थ और वाटर से, और पित्त जो है फायर से बना है, वात जो है वो वायु है और आकाश। तो ये पंच महाभूत एक्चुअली है जिससे वात पित्त कफ निकलता है। तो पंच महाभूत हमारे अंदर बॉडी के अंदर भी है, क्योंकि हम ये अर्थ जो इसको कहते हैं पृथ्वी, और तेजस जिसको कहते हैं अग्नि, जल वाटर, और वायु एयर, और आकाश जो स्पेस है वो हमारी बॉडी के अंदर भी है, और वो हमारी ब्रह्मांड में भी है, हमारे इन्वायरमेंट में। तो इन पंच महाभूत से हमारे वात पित्त कफ बनते हैं बॉडी में, जिससे हाँ पता चलेगा आपको कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पेन हो रहा है, तो लेग पेन हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ आपका वात वाला एरिया है, क्योंकि पेट के नीचे वाला जो नाभि के नीचे वाला पार्ट है पूरा वहाँ हमारे पैरों तक, वो वात का स्थान है। तो वात के स्थान में अगर पेन है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपको कोई वातज प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और साथ में जैसे हम कफा, अब ये नहीं कहेंगे हम कि सिर्फ कफा जो है वो हमारे ऊपर ही ऊपर मतलब बॉडी में इस साइड है, पूरी बॉडी में नहीं, वो पूरी बॉडी में एक्चुअली। सो यू कांट मेजर वात पित्त एंड कफ, बट हाँ विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स आप पता लगा सकते हो कि हाँ मेरी बॉडी में वात बढ़ रहा है या पित्त बढ़ रहा है और कफ बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। साथ में वात पित्त कफ की जो ऊपर नीचे होती है वो हम अब सीज़न वाइज भी हम इसको पता कर सकते हैं। तो सीज़न में इन द सेंस फॉर एग्जांपल अभी हम इस टाइम पे रेनी सीज़न चल रहा है, तो हम बोलेंगे इस टाइम वात बढ़ने लग रहा है बॉडी में, और साथ साथ पित्त मतलब वात तो बढ़ ही रहा है, और पित्त का आगे मतलब आगे आने वाले सीजन्स के लिए पित्त बढ़ता जा रहा है, ये बोल सकते हैं। तो इस टाइम अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट्स बोली जाते हैं, इस टाइम अलग अलग डाइट्स बोली जाती हैं। जैसे कफा सीज़न जो होता है, जो आपने देखा होगा कि वसंत ऋतु वाला टाइम जो होता है, स्प्रिंग सीज़न, तो उसके टाइम पे आपने देखा होगा बहुत कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, एस्थमा वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फीवर होता है बहुत लोगों को, वो इसीलिए होता है कि कफा बढ़ा होता है उस टाइम बॉडी में। तो कफ के बढ़ने से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एटमॉस्फेयर से भी काफ़ी रिलेटेड है मतलब। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे वही है ना, पंचमहाभूत हमारे पूरे उसमें भी है ना, एनवायरनमेंट में भी है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें रेनी सीजन की, अब रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, रेनिंग होती है इस टाइम, तो इस टाइम एसिडिटी बढ़ती है। अच्छा। जो हमारे एनवायरनमेंट की एसिडिटी बढ़ी होती है, तो इस टाइम आप खुद भी देखते होंगे अपनी बॉडी के अंदर इस टाइम सही से खाना नहीं खाया जाता, और थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा खा लिया या कुछ हैवी खा लिया या स्पाइसी खा लिया, तो तभी वर्पिंग होने लगती है, खट्टी डकार की प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत लोगों की दिक्कत होती है, स्टमक की इश्यूज होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस। तो इससे हमारा फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, फायर लिमिट क्योंकि स्टमक में है, तो मेरे को लग रहा है वो जो इस टाइम नहीं, इस टाइम एक्टिवेट नहीं होता है, इस टाइम और कम हो जाती है बॉडी की जो एपेटाइट होती है, अग्नि बहुत कम होती है इस टाइम, मंद अग्नि की तरफ होने लगता है। ओके। तो इसी टाइम इसलिए बोलते हैं कि रेनी सीजन के टाइम आप डिटॉक्सिफिकेशंस करो, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी आपकी हमें फायर बढ़ानी है ना अपनी बॉडी की, एपेटाइट ठीक करनी है। इस टाइम आप देखते होंगे एपेटाइट इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, खाया भी नहीं जाता ज़्यादा खाना, और ज़्यादा स्पाइसी भी खाना नहीं खाया जाता इस टाइम पे, आप देखते होंगे, या नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे लोग खाते हैं, बहुत हैवी खाना नहीं खा पाते इसी रीज़न से, और अगर खा लिया तो फिर एसिडिटी होती है। और आजकल जैसे आप देखते होंगे कि लूज मोशंस की प्रॉब्लम्स में, तो आजकल बहुत पेशेंट्स हैं जो लूज मोशंस बताती हैं, क्योंकि एक तो रेनी सीज़न है, ऊपर से रेनी सीजन के टाइम हम पॉल्यूटेड खाना भी खाते हैं, मना करते हैं कि नॉन वेज नहीं खाते हैं इस टाइम, इसीलिए क्योंकि जो सावन हम बोलते हैं, सावन है ना, सावन में मना करते हैं नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए। क्यों? इसका भी रीज़न है क्योंकि, और फिशेस भी मना करते हैं, ब्रीडिंग होती है इस टाइम पे, इसलिए हाँ ब्रीडिंग भी होती है, हाँ, और इस टाइम हमारी मंद अग्नि भी होती है, तो इस टाइम मना इसीलिए किया जाता है। तो हर एक चीज़ मतलब कुछ सोच के ही लोगों ने बनाई है। तो अब जैसे आयुर्वेदा हमारे एंशियंट टाइम से बना हुआ है, फिर भी आज के टाइम में इतना पॉपुलर नहीं है जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आयुर्वेदा आजकल वैसे बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि आयुष जो डिपार्टमेंट है हमारा, तो काफ़ी उन्होंने एफर्ट्स किए हैं इस बार आयुर्वेदा के लिए। बट हाँ, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा अगर हम बात करें तो इसीलिए बिकॉज इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉलो वट एवर द वेस्टर्न पीपल फॉलो, तो क्योंकि हमें उनकी
आदत है उनका कॉपी करने की, तो वो एक रीज़न हो सकता है। एंड उसकी बिकॉज वी बिन ब्रिटिश रूल आया उस टाइम, वो ज़्यादा हमारी इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ उस टाइम पे, जबकि आयुर्वेदा पहले से ही था उसके। अच्छा। तो ये चीज़ तो है ही। और इनफैक्ट आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रस्ट नहीं रहता आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पे, क्योंकि लगता है लोगों को कि आयुर्वेदा एक बहुत स्लो वो है पैथी। तो स्लोपैथी की होने की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार मैं इतने दिन तक मेडिसिन खाऊंगा तो मैं ठीक होऊंगा या नहीं। उनको विश्वास, एक तो वैद्य पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा ये है कि आयुर्वेद पे विश्वास अगर आपको होगा तो डेफिनेटली इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग पैथी। तो यही रीज़न है। और एलोपैथी में ये होता है, आपने एक पेन किलर खा लिया, आपको आधे घंटे में 1 घंटे में इंस्टेंट आराम हो रिलीफ गया, आ जाता है इंस्टेंट रिलीफ उसमें, आ जाता है। हाँ। बट हाँ, उसके अंदर डिफरेंस ये भी है कि एलोपैथिक में मोस्टली आप देखते होंगे आजकल, तो हम खुद ही देख रहे हैं कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के पेशेंट पूरी ज़िंदगी एक बार खा लिया आपने, स्टार्ट कर दी तो आप खाओगे। ऐसे अगर आप आयुर्वेदा को भी अपना लो इस तरह से, तो मतलब आप अपनी बॉडी को कम स्ट्रेस भी दे रहे हो और साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको कम है ना, क्योंकि आयुर्वेदा और एलोपैथिक की टोटली एक मैकेनिज्म डिफरेंट है। ये रीज़न है आयुर्वेदा का ना होना। अच्छा, तो जैसे एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि चाइना में भी एक अपना उनका ट्रेडिशनल मेडिसिन है, सो दे डोंट फॉलो एलोपैथी ज़्यादा, सो इट इज़ सेम एज आयुर्वेदा जो हमारे इंडिया में, और चाइना में जो मॉडर्न उनका जो मेडिसिन है वो सेम ही है, कुछ अलग है उसमें? नहीं, तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और आयुर्वेदा भाई भाई हैं कह सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे होता था। तो जो भी आप हर्बल हॉलिस्टिक मेडिसिन आप देखते हो, यूनानी की बात करें हम, चाइनीज़ मेडिसिन की बात करें या फिर आयुर्वेदा की बात करें, तो वो सिमिलर मैकेनिज़म्स पे ही काम कर रहे हैं। तो चाइनीज़ मेडिसिन उनके पास अपनी हर्ब्स हैं, तो वो उसके हिसाब से देते हैं। बट उनके यहाँ भी वात पित्त कफ की तरह ही, और जो ह्यूमर्स होते हैं उस तरह से साइंस एंड सिम्टम्स देख के उनका भी ऐसे ही वो यूज़ करते हैं। बट हाँ, बिकॉज दे आर इन चाइना, तो जहाँ उनकी जो हर्ब्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, हम इंडिया में अपनी यूज़ कर रहे हैं। राइट, तो ये डिफरेंस है। ठीक है। आजकल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो देखने को मिलती है, वन इज़ फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें आयुर्वेदा हमारे ट्रीटमेंट में कैसे काम कर सकता है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको सीधा कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। सो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर हम दवाइयाँ खाते हैं एलोपैथी की, तो वो भी हार्मफुल है, क्योंकि वो लिवर पे इफेक्ट करेंगी, और जिसका लिवर ऑलरेडी डैमेज है उसके लिए तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इसमें क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल। तो मैं तो रेकमेंड करती हूँ हर एक इंसान को कि सबसे पहले तो आप कोई भी मेडिसिन मत लो कोलेस्ट्रॉल के लिए। क्यों? क्योंकि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपकी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में, क्योंकि एनीवे यू आर टेकिंग अ मेडिसिन विच इज़ एन एक्स्ट्रा थिंग। फर्स्ट आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। तो जैसे हमने प्रकृति की बात की, तो पहले आपको प्रकृति के हिसाब से ये जानना है कोलेस्ट्रॉल किस चीज़ से बढ़ता है, में कौन सा दोष बढ़ता है। एक तो वात बढ़ता है, वात पित्त कफ तीनों बढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो ये देखना है आपको, और क्या मैं खाना खा रहा हूँ उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। दूसरा ये है कि आजकल मतलब यंगस्टर्स को भी स्टैटिन्स एडवाइस की जाती हैं। तो स्टैटिन्स जैसे रोज़िवास्टैटिन होता है, एटोवास्टैटिन, हम देखते हैं पेशेंट्स ले रहे होते हैं ऑलरेडी, बट उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपको डायबिटीज़ तक हो सकती हैं उससे। लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं उसको लेने से, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक ले रहे हैं। अच्छा। तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल की लोअरिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। जैसे HDL बढ़ाने के लिए, तो HDL बढ़ाने के लिए आप वेजिटेबल ऑयल्स कंज्यूम मत करिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप वेजिटेबल ऑयल्स, आजकल हम ये खाते हैं ग्राउंडनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल, ये नहीं है हेल्दी। सनफ्लावर ऑयल, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। दे आर अच्छा। ऑल आई मीन मार्केटेड थिंग्स विच इज़ नॉट हेल्दी, ओह। कॉजिंग प्रॉब्लम्स। सो बेटर यू टेक, आप ले सकते हैं सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल आप खाने में ले सकते हैं नॉर्मली, या फिर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हैं, जो मतलब पाम ऑयल नहीं है कैटेगरी आपको, नहीं है। हाँ हाँ, पाम वाली कैटेगरी ना हो, बट आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे, डेफिनेटली आपकी डिफरेंस होगी बहुत ज़्यादा HDL बढ़ाने में, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और ट्राइग्लिसराइड्स और LDL जो है उस पर फोकस करना है हमें, क्योंकि उससे डायबिटीज़ भी हो सकती है। जैसे हमने बात की, हाई ट्राइग्लिसराइड होने से डायबिटीज़ के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हो घर में। सबसे पहले तो है गार्लिक, जो आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी प्रकृति पित्तज नहीं है तो आप गार्लिक ले सकते हैं रोज़, जैसे चबाने के लिए बोलते हैं नॉर्मली, या फिर अपने खाने में आप गार्लिक की कंजम्पशन और ज़्यादा कर लें। साथ में आप ले सकते हो फेनिग्रीक सीड्स। तो फेनिग्रीक सीड्स से क्या होता है, आपके एक तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्क्रैपिंग होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होती है आपकी आर्टरीज़ में फैट जमा होने लगता है, जिसकी जो लॉन्ग टर्म में फिर हार्ट डिजीज कॉज करता है। कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर अस, बट एक्सेस ऑफ इट विच इज अक्यूमुलेटिंग, जो अक्यूमुलेट हो रहा है हमारी आर्टरीज में, इज नॉट गुड। मतलब LDL और ट्राइग्लिसराइड्स आर नॉट गुड।
बट हाँ। HDL तो गुड कोलेस्ट्रॉल ही हो HDL इज गया। गुड कोलेस्ट्रॉल। रीजन इज दैट जो कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरी में जमा हो रहा होता है, HDL क्या करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो एक फैट है, मतलब वो घूम रहा है, ब्लड में घूमेगा और सिर्फ वो फैट है, फ्लोट करेगा वो, लेकिन वो प्रोटीन के साथ वो है मिक्स, तो तभी उसको लाइपोप्रोटीन बोला जाता है। तो लाइपोप्रोटीन जो है वो उसको वापस डाइजेस्ट करके आपके लिवर में वापस भेज देता है वो, HDL इसलिए गुड होता है। ठीक है, ठीक है। तो आप अर्जुन की छाल यूज़ कर सकते हैं अपने, नॉर्मली अर्जुन की छाल अपने दूध में मिक्स करके आप ले सकते हैं, या फिर जनरली 1 चम्मच आपने रोज़ ले लिया। पुष्कर मूल बहुत अच्छा होता है इसके लिए आयुर्वेद में। और आप गूगल यूज़ कर सकते हो, तो गूगल के कैप्सूल्स आते हैं, कैप्सूल फॉर्म में बहुत मिलता है। गूगल इज़ वेरी गुड फॉर सो कोलेस्ट्रॉल। आप मतलब ये लेने के बाद कितने टाइम के बाद अपनी बॉडी में आप विटनेस कर सकते हो कि आपका LDL और ट्राइग्लिसराइड्स कम हो रहे हैं? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सही में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा हो रहा है, और 200 या मतलब 190 200 तक आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा है, LDL VLDL सब खराब है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगी आपको कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है आप डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोलेस्ट्रॉल इशू उस बंदे को ना हो जिसको कॉन्स्टिपेशन या स्टमक इशूज़ हैं, क्योंकि उसका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, लिवर से ठीक नहीं हो रहा, तो कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेशन हो गई होगा, फैट मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा उस बंदे का। और फिर सेकेंडली ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़े से मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऊपर नीचे है, तो डाइट रिकमेंडेशन मैं आपको बोलूँगी, और ये चीज़ आप कम से कम 1 से 2 महीने तो एटलीस्ट करिए। उसके बाद फिर से या 3 मंथ्स का कोर्स आप एक बार करिए, बट हाँ ये भी चेक करिए कि आपकी विटामिन डी वगैरह भी ठीक है या नहीं, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन सब में। Okay. एवरीथिंग एज अ रीज़न, सबका एक साथ ही काम करते हैं सारी चीज़ें। तो 3 मंथ्स के बाद आप फिर से ब्लड टेस्ट कराएं, लिपिड प्रोफाइल, तो आपको डेफिनेटली चेंजेस दिखेंगे। सो आप कह रहे हो कि D3, B12, आयरन और मैग्नीशियम जो हमारे वाइटल्स हैं उससे भी रिलेटेड है कोलेस्ट्रॉल? हाँ, तो विटामिन D3 भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो डेफिनेटली वो रिलेटेड है, क्योंकि हर एक चीज़, अब क्या है हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि डाइजेशन प्रॉब्लम ज़रूर होती है कोलेस्ट्रॉल वाले इंसान को जिसकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो जैसे हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स, आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सब कुछ हमारे लिवर से ही बाईपास हो रहा है ना, सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, हम सही से डाइट नहीं खाएंगे, आयरन रिच फूड नहीं खाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड नहीं खाएंगे, तो फिर डेफिनेटली इस वजह से हमारे लिवर की भी को अफेक्ट होगा, और फैट मेटाबॉलिज्म में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगा। तो B12 तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगी कि B12 के बढ़ने से होता है, मतलब कम होने से होता है। B12 इज़ रिलेटेड टू योर नर्व्स बेसिकली, बट हाँ अगर विटामिन डी की बात करें, हम आयरन की बात करें, तो डेफिनेटली वो रिलेटेड है आपके लिवर से। सो काफ़ी आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि डेफिशिएंसीज हो रही हैं B12 की या D3 की। सो एनी आयुर्वेदिक हर्ब जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में सो दैट वी कैन इंक्रीज इट? तो सबसे पहले तो विटामिन D3 के लिए बेस्ट जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो है आपको सनलाइट में बैठना है। अब सनलाइट में हमें नहीं पता होता हम कब बैठें। अब हमारे पेशेंट्स जो होते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर हम कब बैठें, दिन में तो बहुत गर्मी होती है ये वो, और क्या बेस्ट टाइम है लेने का, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। बट हाँ, तो हम जो रेकमेंड करते हैं, एक तो सबसे पहले तो अगर आप हो सके ऐसे अपनी बालकनी में, अपनी वरांडा में आप हो, तो ट्राई करें कि आपका स्टमक एक्सपोज हो। अच्छा। आप अपना मतलब अगर आपने कोई वेस्ट पहना है तो स्टमक एक्सपोज करके आप लेट जाओ आधे घंटे चाहे सनलाइट में। क्यों? क्योंकि आपका स्टमक ही आपका सनलाइट अब्जॉर्ब करता है एक्चुअली, तो जिसके थ्रू डायरेक्टली आपकी स्किन से होके वो आपके लिवर के थ्रू उसको अब्जॉर्ब करेगी अच्छे से। तो एक तो वो चीज़ है, सनलाइट एक्सपोजर अर्ली मॉर्निंग अगर हो सके 6 से 7 बजे की टाइम वाला बेस्ट टाइम है, या फिर आप दिन में कभी भी बैठ सकते हैं, वैसे ऐसा नहीं है 12 बजे से पहले वाली सनलाइट। तो कम से कम आधे घंटे का एक्सपोजर या बाहर वॉक करना वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डायरेक्ट सनलाइट नहीं लोगे वो मेन सोर्स है विटामिन D3 का। तो एक तो आपको वो चीज़ करनी है। बाकी आप कुछ प्लांट बेस्ड चीज़ें ले सकते हो, जैसे आप कैल्शियम रिच चीज़ें, सेसमी सीड्स ले सकते हैं जो कैल्शियम रिच हों, बट उसके लिए भी हमें सनलाइट की एक्सपोजर ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो विटामिन D3 की प्रेजेंस में ही अब्जॉर्ब होता है। और साथ में आप मोरिंगा ले सकते हैं, आजकल मोरिंगा पाउडर्स मार्केट में हैं, या फिर आप घर में उगा सकते हैं मोरिंगा का प्लांट। लीव्स आप सब्ज़ी के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो, या फिर ड्रम स्टिक्स खा सकते हो दाल में डाल के या सब्ज़ी बना के, या फिर पाउडर आप रोज़ 1 चम्मच कंज्यूम कर सकते हैं। बट ये मैं आपको लंबे टाइम तक रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि इसमें पित्त बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से बात करके तब उसको अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए। आप आंवला भी ले सकते हो साथ में, तो क्योंकि हम आयरन की जैसे हम बात कर रहे थे, तो आयरन एब्जॉर्प्शन में भी आंवला बहुत अच्छा वर्क करता है।
तो आंवला की कंजप्शन ही हम कर सकते हैं। मतलब हमको Vitamin बैक टू D3 के बेसिक्स जाना पड़ेगा सब कुछ। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि पहले के टाइम पे आप जानते हो हमारे जो दादा दादी के टाइम की बात अगर हम करें तो उनको ये दिक्कत कभी भी नहीं होती थी। हम देखते थे वो हेल्दी रहते थे। क्यों? पहले तो क्योंकि फ़ोन भी नहीं होते थे, अब तो बिल्कुल फ़ोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए हैं, इतना इतने रेडिएशन है। डिजिटलाइजेशन सब कुछ हो हाँ गया, तो हम चेम्बर्स बन गए हैं, एसी कंडीशन रूम आ गए हैं। उसके अलावा फिर बाहर की दुनिया तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो रही है धीरे धीरे। हाँ वही ये तो रीज़न है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया पूरा। बिल्कुल। तो जैसे हम कैप्सूल्स या इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ही है ऑब्वियसली, उसको भी आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करना पड़ रहा है ना। जो आप खाना जो खा रहे हो, चलो आपने ले लिया 2-3 महीने के लिए, बट आपकी लाइफस्टाइल वैसी ही रही सेम। ना कोई एक्टिविटी है आपकी, ना सन एक्सपोजर है, ना आपकी डाइट उस तरह से है ना। क्योंकि ओवर ईटिंग भी एक आयुर्वेदा में एक चीज़ है कि ओवर न्यूट्रिशन एक टॉपिक है। तो अच्छा। हाँ, ओवर न्यूट्रिशन भी अगर आप बॉडी को दे रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी उतना काम कर नहीं रही है। आप बैठे हुए हो, एसी में बैठे हुए हैं हम लोग, सामने लैपटॉप पे एक जगह बैठे हैं, वहीं खा रहे हैं पी रहे हैं, ना उसके बाद वॉक हो रही है। तो ना तो बॉडी की एक्टिविटी है और ओवर न्यूट्रिशन ज़्यादा खा रहे हैं, तो साथ में आप ऊपर से विटामिन डी भी ले रहे हो, वो भी एक ओवर न्यूट्रिशन हो गया। क्योंकि वैसे तो आपकी एक्टिविटी है ही नहीं, तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी पर है। न्यूट्रिशन के साथ अगर हम खाना खाने के साथ अगर फिर भी D3 कम आ रहा है, फिर देन इट्स अ कॉल कि हम खाना सही नहीं खा रहे शायद। नहीं, उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है, आप खाना तो सही बात है कि खाना नहीं खा रहे सही से, उसका मतलब ये हो सकता है कि आपका गट ठीक नहीं है, गट अच्छा। हेल्थ नहीं सही है, एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रही। एब्जॉर्प्शन ही ठीक नहीं हो रही। ओके। ऐसे आपने मतलब हम बहुत पेशेंट देखते हैं जिनको हमने सप्लीमेंटेशन भी दी तब भी उनका बढ़ नहीं रहा है विटामिन डी और B12, क्योंकि यही 2 टेस्ट हैं आजकल लोग जनरली कराते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी गट में इशू है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा जो भी वो खा रहे हैं, इवन इफ दे आर कंज्यूमिंग कैप्सूल्स और डाइट, तब भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो फिर वो ब्लड टेस्ट में नहीं शो करेगा ना। ओके। ये है। तो उसमें क्या कर सकते हैं फिर हम लोग? उसमें आपको गट हेल्थ पे वर्क करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गट हेल्थ का। तो गट हेल्थ हम लोग मतलब जो मेन हमारा ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम गट को देखते हैं। कोई भी डिजीज़ है वो आपके गट से हो रही है, क्योंकि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका जो असिमिलेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है और एलिमिनेशन है ना, ये प्रोसेस है डाइजेशन का। तो अगर इन यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब आपके माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई डिजीज़ आपको होगी। जैसे डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है शुगर है, ब्लड शुगर है। ये कहाँ से हो रही है ब्लड शुगर? तो ये डायबिटीज़ क्योंकि पैंक्रियाज से आपका वो ग्लूकागॉन और आपका इंसुलिन निकल रहा है ना, तो ये गट प्रॉब्लम हो गई। तो डायबिटीज़ इज एक्चुअली योर गट प्रॉब्लम विच इज़ रूइनिंग योर बॉडी, जिससे आपकी न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये गट है, एक गट हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, डॉक्टर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको असेस करेंगे कि कौन सी अग्नि है, किस टाइप की अग्नि है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पंचकर्मा से शोधन कराने की ज़रूरत है या फिर शमन थेरेपी करानी पड़ेगी। वात पित्त कफ कैसे बढ़े हुए हैं आपके, धातु कैसे हैं, धातु की हेल्थ कैसी है, सिम्टम्स के थ्रू। तो इट इज़ अ वास्ट साइंस दैट वी यूज़। बट हाँ, योर गट इज़ मतलब गट एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है। सो गट इज द ब्रेन ऑफ द D3 ह्यूमन बॉडी, उस हिसाब से बिल्कुल बोले तो गट बिल्कुल। हमारा एक ब्रेन है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो गट और ब्रेन का क्या रिलेशन है? गट और ब्रेन का ये मेन रिलेशन तो ये है, साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो गट जो हमारे सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे अलग अलग हार्मोन्स जो होते हैं और एंजाइम्स होते हैं वो गट से ही निकलते हैं। सेरोटोनिन होते हैं और बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं जो गट से ही रिलीज़ होते हैं। तो ब्रेन का तो डायरेक्ट कनेक्शन है। और वैसे भी अगर नॉर्मली देखा जाए तो कोई इंसान, फॉर एग्जांपल हमारा पेट खराब हुआ या कॉन्स्टिपेशन हुआ या 2-3 दिन तक कॉन्स्टिपेटेड रहा इंसान, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ये हम चीज़ देखते हैं बिकॉज अच्छा। एलिमिनेशन नहीं हो रहा हाँ। है ना। तो इस वजह से तो ये तो एक लाइव एग्जांपल है। कोई अगर किसी को भी अगर गट की इशू हो रही है, कोई फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम है या स्टमक, तो डेफिनेटली उसको स्ट्रेस होता ही है। या वाइसा वर्सा, आजकल IBS हो रहा है। अब देखते हैं IBS की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़। हम देखते हैं हर दूसरे पेशेंट को आजकल IBS है, इरिटेटेड बाउल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सिंड्रोम। हाँ, तो जिसमें कॉन्स्टिपेशन, स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक और जो मेन रीज़न है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आजकल IBS की प्रॉब्लम है। अच्छा। और अगर IBS है तो स्ट्रेस और बढ़ता है। आप देखते होंगे IBS वाले पेशेंट चिड़चिड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जिसका कॉन्स्टिपेशन या ऐसे कोई गट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली गट और ब्रेन कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, ब्रेन भी हमारे सारे हार्मोन्स सिक्रीट कर रहा है। सारे हार्मोन्स, अगर सेक्सुअल हार्मोन्स की बात करें तो वो भी एक गट का पार्ट है, बिकॉज दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ आर दिस नीचे समान वायु जिसको हम कहते हैं, अपान वायु, समान वायु जो है, अगर हम उस टर्म पे बात करें तो ये सब रिलेटेड है। आपका अगर गट खराब है तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ही बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो कॉर्टिसोल लेवल्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के? अच्छा, तो कॉर्टिसोल आप
जैसे कोई स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में कोई पेशेंट आपके पास आया, जैसे हमारे पास आते हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल इशू है, साथ में उनका वेट भी बढ़ रहा है और कोई रीज़न नहीं है, वेट मतलब वो डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो लोग सब कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तब भी उनका वेट लूज़ नहीं हो रहा, और हाई स्ट्रेस लेवल वाले लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं या कोई भी स्ट्रेस होता है, तो हम लोग जनरली उन्हें बोलते हैं कि आप कॉर्टिसोल लेवल्स अपनी चेक कराओ, ब्लड टेस्ट होता है, तो कॉर्टिसोल लेवल्स चेक कराओ। तो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं आपका स्ट्रेस हार्मोन। तो बॉडी में क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स होता है ना, हम जल्दबाजी में रहते हैं या परेशान रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब एक्शन में रहती है बॉडी, तो उस टाइम कॉर्टिसोल लेवल्स आप हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं क्योंकि बॉडी को वो चाहिए होता है। अब कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो फैट को प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है हमारी बॉडी में फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स होता है तो बॉडी सोचती है कि अभी खतरा है बॉडी को, है ना, स्ट्रेस में है तो खतरा है, प्रोटेक्टिव साइड में प्रोटेक्टिव साइड पे आ जाते हैं, तो फैट जमा करने लगता है अपने अच्छा। अंदर, तो जिसकी वजह से कॉर्टिसोल चाहिए होता है। क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन ऐसा है, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे पैंक्रियाज से, एक कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन और ये इंसुलिन। तो कॉर्टिसोल लेवल्स सब बढ़ते हैं जब हमारी बॉडी प्रोटेक्शन मोड में होती है, और इंसुलिन होता है जो हमारे फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो जो हमारी एनर्जी है उसको प्रिजर्व कर रहा होता है और फैट में कन्वर्ट कर देता है, और वो स्ट्रेस में ज़्यादा बढ़ता है। तो कॉर्टिसोल लेवल्स वो होते हैं, और कॉर्टिसोल लेवल्स आप डेफिनेटली अपने लोअर कर सकते हो। तो सेम गट ब्रेन कनेक्शन में बात की, तो हमें दोनों चीज़ वर्क करना होगा कि हमारे गट हेल्थ पे भी और हमारे मेंटल हेल्थ पे भी। इससे तो मेंटल हेल्थ, जब जिसका भी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, आपको कोई पेशेंट ऐसा लगे कि भाई मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा, या फिर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये सब खा पी रहा हूँ तब भी लूज़ नहीं हो रहा, बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर मेंटल हेल्थ। पर स्ट्रेस में मैंने देखा कई बार वेट लॉस अपने आप भी हो जाता है, ऐसा भी होता है? हाँ, वो भी होता है। अब वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है ना। अब आपकी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फॉर इंस्टेंस मेरी बॉडी पित्त कफज है या कफज टाइप है मेरी बॉडी, जिसमें मेरी टेंडेंसी ज़्यादा वेट पुट ऑन करने की है। तो बहुत लोग बोलते हैं बस पानी, हमें तो पानी भी लग जाता है ये वर्ड बोलते हैं ना। तो इसीलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी जो पानी लगना मतलब क्या होता है, अब उनका लार्ज इंटेस्टाइन अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वाटर को अब्जॉर्ब करना, तो वो वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं होती उसमें सही से, वो वाटर होल्ड करता है, तो कफज बॉडी हो गई। अच्छा। उसमें उस केस में वो बढ़ाएंगे वेट। बट जो इंसान ऑलरेडी पित्तज है, जिसका मेटाबॉलिज्म और हाई है पहले से, तो वो और थिंकिंग करेगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, उसका पित्त बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पित्त और वात बढ़ने की वजह से वो लूज़ करने लगेगा, उसकी अग्नि और ज़्यादा बढ़ जाएगी सोचने से। तो ये रीज़न होता है। इसीलिए प्रकृति का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और प्रकृति के साथ साथ विकृति मीन्स आपको आपकी प्रकृति जो ऑलरेडी है उसी में क्या डिजीज़ आपको हो गई है। सर ऐसा नहीं है कि कोई पित्त वाला इंसान है तो उसको पित्तज ही प्रॉब्लम होगी, कफज और वातज भी हो सकती है। तो हम दो तरीके से आयुर्वेद में डायग्नोज करते हैं, एक तो आपकी जो प्रकृति है, आपकी क्या मतलब हम फ्यूचर डिजीज़ भी डायग्नोज कर सकते हैं इससे, और विकृति मीन्स कि जो आपको प्रॉब्लम हुई है, जो किसी को भी कोई सी भी हो सकती है, बट हाँ इसकी प्रकृति पित्तज है, उसको और टेंडेंसी की है कि वो पित्तज प्रॉब्लम्स हों उसको। तो मेंटल हेल्थ जैसे आपने टॉपिक बताया, तो मेंटल हेल्थ में आजकल साउंड हीलिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है कि साउंड हीलिंग होती क्या है? तो मैं साउंड हीलिंग खुद भी अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ। तो साउंड हीलिंग बेसिकली जो होता है एक एंटिटी है जो आप साउंड की फ्रीक्वेंसी के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को हील कर रहे हो। तो साउंड हीलिंग बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट से होती है, कुछ टिबेटन बोज यूज़ होती हैं, क्रिस्टल बोज यूज़ होते हैं, डिजिरिडो यूज़ होता है, हैंड पैन्स, जो भी मतलब आपको एक रिदम बनानी होती है पेशेंट के लिए। तो आपको देखना आपको गोल क्या है उसमें। साउंड हीलिंग बहुत अच्छा मतलब एक एंटिटी है जो आजकल यूज़ हो रही है प्रैक्टिस में। ये कैंसर में भी यूज़ होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, पेन मैनेजमेंट। कैंसर में कैसे मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग? कैंसर में ऐसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बॉडी में कैंसर के टाइम एक तो क्या होता है कि ऑलरेडी आपकी बॉडी एक ऐसे फेज़ में है जिसमें आपकी बॉडी खुद ही के सेल्स को खा रही है ना, जो अपोप्टोसिस बोलते हैं। तो बॉडी अपने सेल्स को खाने लगती है ना, बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिग्नल्स गिवन बाय द बॉडी। तो कैंसर हो गया, एक बार डायग्नोज भी हो गया, फिर आपने कीमोथेरेपी भी ली। अब कीमोथेरेपी भी सेम काम कर रही है जो आपकी बॉडी कर रही है, वो कैंसर सेल्स को मतलब अब टारगेट करिए, इससे आपके हेल्दी सेल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं ना। अब वो एक सिलेक्टिव जगह पे तो नहीं करेगी, आपके आसपास की जगह जहाँ पे कैंसर है उसके आसपास की जगह को भी अफेक्ट करेगी ना। तो वो साउंड हीलिंग में ऐसे वर्क करती है कि आपकी जो ऑलरेडी डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी है उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में लाएगी। एक कैंसर पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे होता है, तो उसकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है, तो जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो होने की वजह से उसको प्रोन है डिजीज़ के लिए।
तो एक तो हमें स्ट्रेस लेवल, क्योंकि एक आपको भी पता है कैंसर पेशेंट एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं सोचता है। कैंसर पेशेंट ऑलरेडी Negative स्ट्रेस में thinking रहता है, होती होगी नेगेटिव काफी। थिंकिंग रहती है, उसको डर रहता है हर टाइम, फियर एक है। राइट फियर एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको और डिग्रेड कर देता है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब Fight मेंटली back फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट दे आर हैविंग अ बैड मेंटल हेल्थ। तो बैड मेंटल हेल्थ के लिए आपको उस डेल्टा वेव में उनको लाना पड़ता है। एक वो फ्लाइट एंड फाइट, अल्फा बीटा, ये डेल्टा वेव्स होती हैं हमारी बॉडी में, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हमारी बॉडी हर टाइम रहती है। जैसे अगर हम अभी बैठे हैं तो हम अलग फेज़ में हैं फ्रीक्वेंसी के, रात को जब हम सोते हैं तो हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी अलग फेज़ में आ जाती है। ओके। तो उससे क्या होता है, पेन मैनेजमेंट। अब हमने कैंसर की बात की तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और पेन मैनेजमेंट भी वर्क करते हैं इसमें बेसिकली, और इंसोम्निया। तो पोस्ट कीमोथेरेपी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्टमक इश्यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत पेशेंट्स हम देखते हैं जिनको कीमोथेरेपी होती है, स्टमक इश्यूज़ होने लगती है, इंसोम्निया होता है, मेंटल इश्यूज़ होने लगती है, नोजिया होने लगता है। तो पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा वर्क करता है कैंसर में, क्योंकि आप देखते हो कीमोथेरेपी के बाद साइड इफेक्ट जो होता है वो पेन होता है, बॉडी पेन। ये बहुत प्रोमिनेंट और कॉमन सिम्टम है। तो पेन मैनेजमेंट हम उसमें भी एक फ्रीक्वेंसी भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उसका पेन मैनेजमेंट, पेन सप्रेस हो जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका इफेक्ट होता है बॉडी पर, ओनली थ्रू साउंड? ओनली थ्रू साउंड। तो हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे चलाते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम्स हैं। चक्रा बोल्स भी यूज़ होती हैं, 7 चक्रास पे भी वर्क करते हैं। जैसे अगर आपका रूट चक्रा में इशू है या कोई भी चक्रा ब्लॉक्ड है, डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स आपके क्या आ रहे हैं, आपने डायग्नोज हो गए हैं प्रॉपर्ली, तो चक्रा बोल्स भी यूज़ होते हैं। अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें, ताकि आपको रिलैक्सेशन हो। क्योंकि अगर आप रिलैक्स स्टेट में हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स स्टेट में काम करेगी। आप अगर फाइट एंड फ्लाइट मोड पे हैं, ऑलरेडी फियर है, एंग्जाइटी है, तो पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है और फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी, और कहीं ना कहीं वो डिजीज़ प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। तो योगा में जैसे हम चक्रास एक्टिवेट करने के लिए आसन्स करते हैं, तो जी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम साउंड हीलिंग? तो योगा में तो एक तो आसन होता है, एक प्राणायाम होता है। तो आसन तो हैं जो हम पोस्चर्स करते हैं, तो वो, और इसमें अगर हम प्राणायाम की बात करें, मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, हम आपको जो हम ब्रीदिंग करते हैं, है ना, तो ब्रीदिंग आपकी कैसे होती है, आप देखते होंगे जैसे मेडिटेशन के टाइम पे आप नॉर्मली ब्रीथ करते हो, इंटेंशनल ब्रीदिंग होती है। एक टाइम पे जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो आपको मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने लगते हो। एब्डोमिनल ब्रीदिंग और चेस्ट जो ब्रीदिंग होती है, जो थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं शैलो उसको, ब्रीदिंग उसको बोलते हैं। हाँ, वो शैलो होती है, जो हम नॉर्मली करते हैं, क्योंकि हम हर टाइम स्ट्रेसफुल और जल्दबाजी में रहते हैं, है ना, तो हम उस टाइम थोरैसिक कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन में थोड़ा सा और हो जाते हैं, डीपली हम थॉटफुल प्रोसेस हो जाता है, तो आप देखते होंगे कि एब्डोमिनल और मतलब डीप ब्रीदिंग होने लगती है उस टाइम। तो उसी टाइम आपकी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही है बॉडी की, है ना, जो आप एक शांत माहौल में कर रहे हो। ऐसे ही हम लोग एक क्वाइट माहौल में, जो साउंड हीलर होते हैं, तो वो अपने साउंड इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं, ताकि आप उनका पेन या फिर कोई स्लीपिंग इश्यूज़ या फिर स्ट्रेस इश्यूज़ वो सप्रेस हो जाते हैं। तो एक तरह से सिमिलर मैकेनिज्म है, बट हाँ, उसमें आपको आसन करने पड़ रहे हैं, इसमें आपको आसन नहीं करना है, आपको आराम से बैठ के लेट के थेरेपी लेनी है। हाँ, ऐसे ही म्यूज़िक भी होता है, जैसे हम जैसे ओम चैंटिंग करते हैं, या फिर हम कोई रिलीजियस या फिर कोई स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनते हैं, या फ्लूट म्यूज़िक भी होता है, तो आपको खुद भी रिलैक्सिंग लगता है उस टाइम पे। उस टाइम पे आपका मतलब माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो डेफिनेटली साउंड इज़ एवरीवेयर। हम एक यूनिवर्स में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक टाइप का साउंड है, बट हाँ, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड साउंड, है ना। नॉइजी जब होता है तो इट इज़ लाइक, है ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही होती हैं, बट वननेस जो होती है वो एक अच्छे साउंड से होती है। तो वी हैव टू कनेक्ट विद नेचर ऑल्सो फॉर दैट। सो ये वर्क करता है मतलब? डेफिनेटली। आप ओशन पे जाते हो, आप सी पे जाते हो, आपको ओशन वेव्स लगती हैं, तो वो रिलैक्सिंग होती है। आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि वो नेचुरल साउंड है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट की। तो डेफिनेटली, क्योंकि वो भी एक अलग फ्रीक्वेंसी पे और अलग साउंड में, हर्ट्स में वो प्ले हो रही है ना, वो भी एक एनर्जी के साथ मूव हो रही है, तो वो डेफिनेटली हीलिंग होती है। काफ़ी लोगों को आज के टाइम में स्लीप डिसऑर्डर हो रहे हैं जी, और उसके लिए एक मेलेटोनिन करके काफ़ी फेमस हो रहा है इस टाइम पे, और लोग मेलेटोनिन ले रहे हैं। तो इज़ इट वर्थ कि हमको मेलेटोनिन लेना चाहिए स्लीप डिसऑर्डर के टाइम पे? मेलेटोनिन, पहले तो आपको देखना है कि इंसोम्निया किस लेवल का है। तो हम लोग सब हर एक पेशेंट को नहीं सजेस्ट करते मेलेटोनिन, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में मेलेटोनिन रिलीज़ हो रहा है या नहीं, पहली बात तो क्योंकि मेलेटोनिन एक वो होता है हार्मोन जो आपको स्लीप इंड्यूस करता है बॉडी में, है ना। तो बॉडी आपकी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही होती है,
तो मेलेटोनिन मतलब इंक्रीज करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका एक बायोलॉजिकल साइकिल सेट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे ना तो सुबह उठने का कोई टाइम होता है, ना सोने का टाइम होता है शाम को। तो एक तो सबसे पहले तो आपको टाइम से सोना है। अर्ली मॉर्निंग ट्राई करें कि आप 10-10:30 तक सो जाएं, स्पेशली लिविंग इन मेट्रो सिटीज़ 10:30 तक आप सो सकते हैं। फिर मॉर्निंग में आप उठ के 4-4:30 के अराउंड उठ जाइए, या 5 o'clock तक आप उठ जाइए। 7 hours स्लीप फॉर अ पर्सन जो 40 साल तक का इंसान है, 7 घंटे काफ़ी हैं उसके लिए, सोने के लिए। और साथ में तो अगर आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी तो आपकी बॉडी उसी के हिसाब से मेलेटोनिन प्रोड्यूस करने लगेगी, आपको नींद आने लगेगी उसी टाइम से, और आप नॉर्मली सोओगे भी। बट हाँ, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मुझे रात को नींद तो आ जाती है, बट रात को मैं बीच में उठता हूँ, या मुझे नाइट मेयर्स आते हैं, या फिर जब मैं सो के उठता हूँ तो साउंड स्लीप नहीं होती है, उठ के फ्रेशनेस नहीं होती, फ्रेशनेस फील नहीं होता है, ऐसा लगता ही नहीं मैं सोया हूँ। वो इसीलिए होता है क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है साइकिल में। आपकी REM और NRM जो स्लीप होती है, वो उसकी जो वेव्स होती हैं वो प्रॉपरली मतलब वो फंक्शन नहीं कर रहा होता हमारी बॉडी में, क्योंकि 2 टाइप की स्लीप्स होती हैं, हमें पता है। तो मेलेटोनिन इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, और डाइट। तो डाइट में हम एक तो हाँ, हम सब बहुत लोगों को नहीं पता होता कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, रात को रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स 6 o'clock के बाद नहीं खाने होते, सबसे पहली चीज़। क्योंकि उससे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, आपको इरिटेशन होगी, आपका एसिड बढ़ेगा और आपको नींद नहीं आएगी। सेकंड बात है कुछ हर्ब्स यूज़ करने की, जैसे मेलेटोनिन की आपने बात की, तो घर के नुस्खे हम पहले यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिच डाइट खाएंगे। तो मैग्नीशियम रिच डाइट जैसे पिस्ता होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, आमंड्स, कैशूज़ और पम्पकिन सीड्स, ये सब आप कंज्यूम करें। रात को आप एक और चीज़ कर सकते हैं घर में कि आप एक ग्लास दूध लें, गर्म करें उसको, उसके अंदर जायफल थोड़ा सा ग्रेट करके उसको कस के डाल दें उसके अंदर, मतलब आधे चम्मच के बराबर। उसको थोड़ा सा पकाएं 5 मिनट के लिए कम आंच पे, और उसको फिर वो पिए गर्म दूध। तो उससे भी आपका मेलेटोनिन प्रोडक्शन होता है। अच्छा। हाँ, और साथ में आपको मतलब रात को अगर हो सके तो मेडिटेट करें। तो 5 मिनट्स की एक मेडिटेशन ज़रूरी है। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, वो एक चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव होती है। रात को आप जैसे आप सो के उठते हैं तो उस टाइम आप एक जर्नल लिख सकते हैं उस टाइम, या फिर आप रात को जो भी आपने पूरे दिन किया वो शाम तक आप उसको मतलब उसके बारे में सोचेंगे, तो वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज है। ठीक है। और साथ में हम कुछ और हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत होता है, घी होता है, आयुर्वेद में एक फॉर्मुलेशन मिलती है ब्राह्मी घृत के नाम से, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्राह्मी पाउडर भी आता है मार्केट में, शंखपुष्प भी आता है अगर आपको कंसंट्रेशन मेमोरी की प्रॉब्लम्स हैं, या तगर होता है एक वैलेरियन रूट जिसको कहते हैं। तगर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो स्लीप के लिए होती है। सर्पगंधा हम यूज़ करते हैं। सर्पगंधा होता है एक मतलब एक मेडिसिन है जो हाइपरटेंशन के लिए भी यूज़ होती है और नींद के लिए भी होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डाइट पे। बट मैं रेकमेंड करूँगी अगर ये ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को ही कंसल्ट करें। और साथ में आजकल एक और चीज़ बहुत फेमस है जो विजया लीफ है। विजया लीफ मतलब भांग, कैनबिस, तो जो लीगल है इंडिया में यूज़ करना अंडर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा। तो भांग एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं। तो इसके आगे बहुत सारी हम पेशेंट्स से क्वेरीज आपने बता दिया, हो सकता है बहुत सारे लोग लेना शुरू कर दिया ये डॉक्टर ने बोला सही है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अच्छी, मतलब मैं तो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, तो मुझे तो कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। तो अभी इंडिया में लीगली आप मेडिकली यूज़ कर सकते हैं अंडर डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, और ये इंसोम्निया में बहुत अच्छा और क्विक इफेक्ट्स हैं। सबसे अच्छी बात है कि आयुर्वेदिक, जैसे सब लोग बोलते हैं कि बहुत स्लो मेडिसिन है ये सब चीज़ें नहीं है। इट कैन रिप्लेस योर स्लीपिंग पिल्स ऑल्सो, इट इज़ दैट पावरफुल। तो आप भांग विजया लीफ एक्सट्रैक्ट अभी इंडिया में लीगल है, और आप वो रात को कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल ये कैप्सूल के फॉर्म से अवेलेबल है, टिंक्चर के फॉर्म में अवेलेबल है, और क्या कहते हैं इंजेक्शन इन द सेंस वाइल्स में भी होता है, एज अ थिक रेजिन अवेलेबल होता है। तो ये जीभ के नीचे रख के लेना होता है, बट हाँ अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन, क्योंकि आपको ये देखना होगा आपको कोई और मेडिकल इशू तो नहीं है, या फिर आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन है नहीं, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। बट ये कैनबिस है तो ये इज इट नॉट एडिक्शन तो नहीं होता इनसे? नहीं, तो ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो क्योंकि हम जब पेशेंट हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो सबसे पहली बात कि क्या होता है कैनबिस, कैसे वर्क करती है बॉडी में। आजकल लोग उसको दूसरे पर्पसेस से यूज़ करते हैं, बट भांग जो है काफ़ी टाइम से लिया जा रहा है हमारे इंडिया में भी, और ओरिजिन भी हमारा इंडिया से ही है उसका। वो बैन हो गया फॉर सम रीजंस, बट हाँ अब वापस आ रहा है बिकॉज वो पोटेंशियल हर्ब है एक।
तो बट जैसे आपने पूछा, दूसरे कंट्रीज में तो ये लीगलाइज है, बट इंडिया में नहीं है, इंडिया क्योंकि में- इसका मिसयूज हाँ गलत फॉर्म में ज़्यादा होता है। हाँ, तो ये लीगल अभी विजया लीफ एक्सट्रैक्ट अभी लीगल है, अच्छा। जो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के अंडर ले सकते हैं, और कुछ कंपनीज बना रही हैं। और साथ में जो आपने पूछा कि एडिक्शन होगा या नहीं, तो सबसे पहले तो क्या होता है, जो मैकेनिज्म है वो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम से होता है। हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है, पूरी बॉडी में है, उसके रिसेप्टर्स हैं अलग अलग कैनबिस के। तो वो जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है हमारा, वो हमारा वेलबींग पे फोकस करता है। तो हम जो हम खुश रहते हैं, नॉर्मल सोते हैं, और हमारी जो मेंटल हेल्थ है सब कुछ, और हमारा गट, ये सारा हमारा मतलब एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम का भी कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ का उसमें। तो अगर आप हमारा एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम डिस्टर्ब्ड है ना, या सही से काम नहीं कर रहा है, तब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं स्लीपिंग की, ये सारी चीज़ें। तो एडिक्शन इससे नहीं होती है बिल्कुल भी। तो व्हेन यू आर टेकिंग इट अंडर डॉक्टर सुपरविजन, जो आप ले रहे हो डॉक्टर के उसके नीचे कंसल्टेशन प्रिस्क्रिप्शन के अंडर, तो एडिक्शन का तो पॉइंट है ही नहीं। और अगर आप एक पर्टिकुलर डोज दे रहे हो अपने वेट के हिसाब से, इसमें ऐसी कोई भी नहीं दिया जाता, इसमें वेट देखा जाता है पेशेंट का, पूरी हिस्ट्री दी जाती है पहले, उसके बाद डिसाइड होता है कि कितना लेना है। वो वेट के हिसाब से आपका कितना डोज होना चाहिए वो होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम जो अभी मार्केट में अलाउड जो कैनबिस की कॉन्सेंट्रेशन है, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट CBD आपका होता है कैप्सूल्स में या टिंक्चर्स में जो अभी अवेलेबल है, और THC 0.3% या 0.3% से ही कम होता है उसके अंदर। तो मेन जो आप कहते हो कि जिन लोगों को कैनबिस की एडिक्शन होती है, जो स्मोक करते हैं स्पेशली, वो तो- हायर साइड पे होते होंगे। हाँ, उनको एडिक्शन इसलिए होता है क्योंकि THC उसमें ज़्यादा होता है, उसमें बर्ड होते हैं। ये डिफरेंस है जो हम बात कर रहे हैं जिस बारे में। जो मेडिसिन है विजया लीफ है, तो वो बेसिकली आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को ठीक करने पे वर्क करता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो एडिक्शन तो नहीं होता है, बट हाँ, किसी को अगर जैसे एज अ डॉक्टर, जैसे अगर मैं बताऊँ, हम 3-4 मंथ्स की अगर जो रिक्वायर्ड थेरेपी होती है, उसके बाद हम वीन ऑफ भी करते हैं पेशेंट को। क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हो, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन भी है, अगर आपने वीनिंग ऑफ नहीं की तो एडिक्शन होगा, बिकॉज Right. एडिक्शन इज अ सब्जेक्टिव थिंग। राइट आपको किसी एक चॉकलेट की भी एडिक्शन हो सकती है, राइट तो ये तो कैनबिस है, तो इट्स अ साइकोएक्टिव मेडिसिन, राइट? राइट। तो डेफिनेटली, बट हाँ, यू हैव टू वीन ऑफ एंड सी हाउ मच, मतलब कितना कंज्यूम कर रहा है पेशेंट। बट हाँ, डेफिनेटली इसमें THC उतना नहीं है कि आपको एडिक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है।